हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यूक्लियन हाइट्स एजुकेशन। मैं हूं आमिर रिजवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू वेरी यूजफुल टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर, जहां हमारा फर्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बिल्कुल ठीक ठाक एक नॉर्मल सा टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है वेंट हॉफ फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th IIT JEE एंड नीट एग्जाम। और वेंट हॉफ फैक्टर पे न्यूमेरिकल बनते हैं, ध्यान रहे। तो आज के वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोगों को याद करना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम का टॉपिक हमने पढ़ा है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। पहले मैं कॉलिगेटिव के बारे में लिख देता हूं। Those properties of dilute solution, ये बार बार ये टर्म हमें याद कर लेनी है। dilute solution which depends upon number of सल्यूट पार्टिकल्स। तो वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स तो हम लोगों ने पढ़े थे एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे, उसे कहते हैं कॉलिगेटिव। लेकिन कई बार होता कुछ अलग है। मान लो मैं अब आप लोगों को नॉर्मल कॉलिगेटिव से एबनॉर्मल की तरफ ले जा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान देना। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में हमने लिए हैं सल्यूट। ये सल्यूट के पार्टिकल्स हैं। चलो थोड़ा अपने याद रखने के लिए मान लेते हैं कि ये सल्यूट के पार्टिकल्स हैं 100 पार्टिकल्स। अभी इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा आप सोच रहे हो वैसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है। इन केस अगर यहां पर हर पार्टिकल डिसोसिएट होने लगता है, डिसोसिएट होकर हर पार्टिकल 2 पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन अगर होता है तो क्या यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल नहीं हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, डबल हो जाएंगे, क्योंकि हर पार्टिकल 2 पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो 100 पार्टिकल थे अब वो हो जाने वाले हैं 200। यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। 100 पार्टिकल पे जो कॉलिगेटिव थी वो नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही डिसोसिएशन हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए, तो अब जो कॉलिगेटिव की वैल्यू आएगी वो होगी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करने की फर्स्ट कंडीशन होती है डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट। चलो एक और कंडीशन देखते हैं हम लोग। हो सकता है, इनफैक्ट होता ही है ऐसा, आगे मैं क्लियर करूंगा, कभी कभी सल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट होता है और कभी कभी एसोसिएट होता है। एसोसिएट ऐसे कि ये 2 डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट में जाकर सॉल्यूशन बनाएंगे, और जैसी सॉल्यूशन बनेगा दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, तो 2 डिफरेंट पार्टिकल मिलकर हो जाएंगे यूनाइट, सिंगल पार्टिकल बना देंगे। तो अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल 100 लिए हैं और वहां पर हर 2 पार्टिकल्स मिलकर एक सिंगल पार्टिकल बना रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन केस ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल 100 की जगह हो जाएंगे 50। 50 क्यों हो रहा है? क्योंकि हर यहां पे 2 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो 2 पार्टिकल्स मिलकर एक सिंगल बना रहे हैं। तो इस तरह 100 पार्टिकल्स में आप ध्यान दो, तो 2 पार्टिकल्स जब मिलेंगे तो ओवरऑल पार्टिकल हो जाएंगे 50। तो पहले से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। तो जो अब नई वैल्यू आएगी एसोसिएशन के बाद, तो वो भी वैल्यू कहलाएगी एबनॉर्मल। मतलब एक बात समझ में आ गई
कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की एबनॉर्मल वैल्यू आती है सिर्फ टू सिचुएशन में, जब पार्टिकल्स का डिसोसिएशन हो या पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो। तो यहां पर यह भी लिख रहा हूं मैं, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ colligative properties observed in case of association or dissociation of solute particles। तो यहां पर एक बहुत बड़ा लॉजिक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोगों को आगे क्लियर होने वाला है कि कब डिसोसिएशन है और कब एसोसिएशन है। तो मैं आपको बता दूं, एबनॉर्मल वैल्यू आती है ओनली इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। काहे का एसोसिएशन या डिसोसिएशन? सल्यूट पार्टिकल्स का। तो पहले तो आप लोग फिलहाल जो बोर्ड पर लिखा हुआ है एक डेफिनेशन, कॉमन डेफिनेशन है, उसका एक कॉमन पॉइंट है, फिर इससे बनने वाला स्पेशल पॉइंट हम आगे देखते हैं। फिलहाल इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टू रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट और सेकंड पढ़ेंगे एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन कब होता है, क्यों होता है, यह मालूम करना बहुत जरूरी है, तब जाकर हमारा न्यूमेरिकल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वरना वेंट ऑफ फैक्टर में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल मेथड से मैं आपको समझा रहा हूं। पहले मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट। तो यहां पर हमें बस इतना समझना है कि डिसोसिएशन कौन से सल्यूट्स हैं जो डिसोसिएट होते हैं, नंबर 1, और कब होते हैं, बस इतना समझना है, दैट्स इट। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुना है। इलेक्ट्रोलाइट NaCl, KCl, BaCl2 एक्सेट्रा। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम किसी सॉल्वेंट में मिला दें, जैसे एक्वस मीडियम में, तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होगा तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले से बढ़ेंगे और उसकी कॉलिगेटिव हो जाएगी एबनॉर्मल। क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, पहले थ्योरी फिर उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। When solute is electrolyte, when solute is electrolyte like NaCl, KCl, BaCl2, BaSO4 etc. and it is placed in polar solvent like water, हम लोगों को यहां पर 2 पॉइंट्स बहुत ध्यान से समझ लेना है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है एज अ सल्यूट, हमारे पास जो सल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है और हमने उसे रख दिया पोलार सॉल्वेंट में। पोलार सॉल्वेंट का बेस्ट एग्जांपल है वाटर। पोलार सॉल्वेंट जैसे वाटर, अगर आप वाटर में रख दोगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे हम लोग देखें NaCl, अगर हम NaCl को वाटर में रख देते हैं तो वाटर में जाने के बाद NaCl ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि हर एक आयन पार्टिकल का काम करेगा। यहां NaCl सिंगल था, लेकिन ये NaCl आगे जाकर देगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और दोनों एक्वस मीडियम में रहेंगे। आप देख सकते हो NaCl जैसे ही वाटर में गया तो उसने नंबर ऑफ आयन डबल कर दिए। डबल इसलिए करे क्योंकि NaCl ने सोडियम आयन दिया, वो एक पार्टिकल का काम कर रहा है, क्लोराइड आयन दिया, वो भी एक इंडिविजुअल पार्टिकल का काम कर रहा है।
तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। तो मैं लिख रहा हूं आप लोगों को यहां, देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, कॉलीगेटिव पहले से बढ़ जाएगी। सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा सल्यूट कितने आयन देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लेता हूं BaCl2 वाटर के साथ, BaCl2 जैसे ही हम वाटर में मिलाते हैं तो BaCl2 देगा बेरियम आयन, क्योंकि इसमें सिंगल बेरियम है और इसमें 2 क्लोरीन है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए एक सिंगल BaCl2 जो था, 1 पार्टिकल ऑफ BaCl2 जो था उसने हमें दे दिया 1 पार्टिकल बेरियम और 2 पार्टिकल क्लोरीन, कुल मिलाकर इसने दिए 3 पार्टिकल। तो इसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 3 टाइम्स इंक्रीज होगी। सोडियम आयन, सोडियम क्लोराइड 1 पार्टिकल था, इसने आगे जाकर दिया 1 सोडियम और 1 क्लोराइड, तो टोटल इसने सिंगल पार्टिकल ने 2 आयन दिए, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। सो इट इज वेरी सिंपल, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम पोलर सॉल्वेंट में लेते हैं जैसे वाटर, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोथ विल इंक्रीजेस। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में ये वैल्यू यूज होगी कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितने आयन दे रहा है। आप लोग इसे नोट कर सकते हो। एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये टॉपिक का सेकंड सबसे बड़ा रीजन ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल। आखिर पार्टिकल कब एसोसिएट होते हैं ये भी याद करना जरूरी है। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं। डिसोसिएशन के लिए याद कर लो, अगर एक्वस और पोलर मीडियम है तो डिसोसिएशन होगा। उसका अपोजिट हमारे पास यहां सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस या नॉन पोलर। अगर नॉन एक्वस या नॉन पोलर मीडियम है मतलब सॉल्वेंट है, और यहां पे हमने एज अ सल्यूट मिला दिया वीक ऑर्गेनिक एसिड। वीक ऑर्गेनिक एसिड जानते हो क्या होता है? RCOOH, जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले किसी भी एसिड को, चाहे वो एसिटिक हो, एसिटिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, किसी भी एसिड को, वीक ऑर्गेनिक एसिड को अगर हमने नॉन एक्वस मीडियम में रखा तो ये एसिड के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, और इनके एसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले से कम होंगे, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी पहले से कम होगी। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है। Organic acids in non-aqueous और non-polar medium shows association, आपस में एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं, और यूजुअली जब ये जुड़ते हैं ना तो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं यूजुअली दे शोज डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन में आप ध्यान दो, ये जो डाई लिखा है, डाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे कुछ 2 पार्टिकल्स की बात कर रहा है। डाइमेराइजेशन जहां पे 2 पार्टिकल्स मिल जाते हैं और एक सिंगल बना देते हैं। तो हम लोग ये बात ध्यान से समझ लें कि जब भी हमारे पास कोई ऑर्गेनिक एसिड है उसे हमने नॉन एक्वस मीडियम या नॉन पोलर मीडियम में रखा तो वो तो एसोसिएशन शो करेगा। बस ये बात हमारे माइंड में स्टोर हो जाए। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास है CH3COOH एसिटिक एसिड,
या इथेनॉइक एसिड, इसे हमने रखा बेंजीन में, और ध्यान रहे बेंजीन नॉन पोलर नॉन एक्वस होता है। तो जैसे ही बेंजीन में रखा, ये एसिडिक एसिड के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे, क्योंकि डाइमराइज हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। तो इसे शो कैसे करेंगे? तो शो ऐसे करेंगे, फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट के बाहर होल ट्वाइस लगा देंगे। और ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाना चाहो तो ये हमारे पास एसिडिक एसिड का फर्स्ट मॉलिक्यूल है CH3COOH, फर्स्ट एसिडिक एसिड। फिर ये आ गया सेकेंड एसिडिक एसिड CH3COOH। तो यहां पर फर्स्ट एसिडिक एसिड का ऑक्सीजन नेक्स्ट वाले के हाइड्रोजन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये डाइमेराइजेशन शो कर रहा है। इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि डाइमेराइज हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले से कम होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वन मोर एग्जांपल, वी हैव बेंजोइक एसिड। अगर हम लोग बेंजोइक एसिड को एक्वस मीडियम में रखेंगे कुछ नहीं होगा, ना डिसोसिएशन होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन नॉन एक्वस मीडियम में रखेंगे जैसे बेंजीन, तो बेंजोइक एसिड का भी हो जाएगा डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन मतलब होल ट्वाइस। और कैसे डाइमेराइजेशन हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो बनाकर देख लेते हैं हम लोग। C6H5 COOH फर्स्ट बेंजोइक, सेकंड C6H5 COOH, और यहां पर फर्स्ट बेंजोइक और सेकंड के बीच बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इतना समझ में आ गया। एसोसिएशन होगा कब? एसोसिएशन होगा जब हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड हो, नॉन एक्वस मीडियम हो, साफ लिखा होगा न्यूमेरिकल में। हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर नॉन एक्वस मीडियम है, सॉल्वेंट में बेंजीन है या टोलुइन है, तो वहां पर एसोसिएशन होगा। और अगर सॉल्वेंट वाटर है और तुमने सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो डिसोसिएशन होगा। तो ध्यान रखना कब एसोसिएशन और कब डिसोसिएशन होता है। तो आप लोग इसे प्रॉपर नोट कर लो, और नोट करने के साथ यहां पर इस बात का ध्यान रखना इसे थोड़ा सा बैक करके जो मैंने बनाया था वो नोट कर लेना। एक हिंट दे रहा हूं। हिंट ये है, जब एसोसिएशन होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। और जब डिसोसिएशन होगा तो पार्टिकल बढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने आपको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं। आप कोई सी भी कॉलिगेटिव का फॉर्मूला देख लो, कॉलिगेटिव और एमबी में कंपेयर करके देख लेना। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एसोसिएशन में कॉलिगेटिव डिक्रीज होगी, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, और डिसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होगा। ये बहुत बड़ा हिंट है, आगे काम आने वाला है। न्यूमेरिकल में तो बहुत काम आएगा। फिलहाल मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसे नोट करो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे क्लास 12 के लिए, IIT JEE और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है ये समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में रखा हुआ है हमारे पास सॉल्यूट। सॉल्वेंट तो दिख ही रहा है आपको। अब ये रेड कलर से ले आता हूं मैं सॉल्यूट। सॉल्यूट जितने लिए हैं, अगर मैंने 100 लिए हैं, वो 100 के 100 रहेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, सब बिल्कुल नॉर्मल चलता रहेगा। लेकिन अगर
सल्यूट के पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो गया या डिसोसिएशन हो गया तो ये सल्यूट का कहलाएगा एबनॉर्मल बिहेवियर। सब कुछ एबनॉर्मल कर देगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नॉर्मल से एबनॉर्मल बना देगा, मॉलिक्यूलर मास को नॉर्मल से एबनॉर्मल बना देगा। ये एबनॉर्मल बिहेवियर काहे का कहलाएगा? सल्यूट का। तो वेंट हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 1886 में, इन 1886 वेंट हॉफ ने हमें बस इतना बताया कि सल्यूट पार्टिकल्स के एसोसिएशन या डिसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, मॉलिक्यूलर मास पर और अदर फैक्टर्स पे कितने चेंजेस आते हैं, क्या इफेक्ट होता है। और वेंट हॉफ ने एक फैक्टर दिया जिसका नाम था वेंट हॉफ फैक्टर। 50% कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर रहा हूं, रिमेनिंग 50% आगे क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि सल्यूट पार्टिकल एबनॉर्मल बिहेवियर जब भी शो करता है तो उसका रीजन या तो वो एसोसिएट होता है या डिसोसिएट। कितना एसोसिएट हो रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है, उसके एसोसिएशन या डिसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग अ फैक्टर कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर। तो पहले इसकी थ्योरी, फिर आगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इन 1886 वेंट हॉफ इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। Van't Hoff introduced a factor called Van't Hoff factor, जिसे हमने Van't Hoff factor नाम दिया to understand the abnormal behavior ऑफ सल्यूट। तो एक बात तो समझ में आ गई, कभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पागल नहीं होती, मतलब एबनॉर्मल नहीं होती, मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल नहीं होता। जो एबनॉर्मल होता है वो होता है सल्यूट। और एबनॉर्मल सल्यूट क्यों होता है? ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इतना क्लियर हो गया, जब भी सल्यूट पार्टिकल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा वो हो जाएंगे एबनॉर्मल और उनसे सब कुछ एबनॉर्मल हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की नॉर्मल वैल्यू काहे पे डिपेंड करती है? जितने आपने सल्यूट लिए हैं, नंबर ऑफ सल्यूट टेकन, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स टेकन। अगर मैंने 100 लिए हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की नॉर्मल वैल्यू सिर्फ उन 100 पे होगी। अगर मैंने 200 पार्टिकल लिए हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 200 पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर सल्यूट पार्टिकल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आएगी एबनॉर्मल वैल्यू, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is directly proportional to the association or dissociation of solute particle। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर नॉर्मल कॉलिगेटिव चाहिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन जहां पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हो जाएगी।
इस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव और नॉर्मल कॉलिगेटिव का जो रेशियो आएगा ना, वो रेशियो कहलाएगा वेंट ऑफ फैक्टर। तो यहां मैं आप लोगों को बता दूं, इसे फिलहाल मैं रब कर रहा हूं, ये जो आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहां पर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का जो रेशियो आएगा उस रेशियो को हम कहेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, विच इज डिनोटेड बाय आई। तो वेंट ऑफ फैक्टर कोई नई चीज नहीं है, वो सिर्फ एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल का रेशियो है। इट इज वेरी सिंपल। तो आप लोग फिलहाल इतना नोट करो, अभी इसके फॉर्मूले हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल, ये जो रेशियो आ रहा है ना कॉलिगेटिव का, इसी को हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो यहां मैं आपको प्रॉपर लिख रहा हूं, इसके कंप्लीट फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। I इज इक्वल्स टू एबनॉर्मल, एबनॉर्मल को ऑब्जर्व्ड भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल, नॉर्मल को कैलकुलेटेड बोलते हैं। वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल, इसका जो रेशियो आएगा इसे हम बोलेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। तो आप लोग ये बात जानते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई वन प्रॉपर्टी नहीं है, ये टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जहां पर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आ जाएगा ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब एबनॉर्मल, अपॉन नॉर्मल वैल्यू को कैलकुलेटेड बोलते हैं, इज इक्वल्स टू del TF ऑब्जर्व अपॉन del TF कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड। इट इज वेरी सिंपल। अब हम लोग ये बात जानते हैं, सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास are inversely proportional, कॉलिगेटिव और मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो फॉर्मूला हम कॉलिगेटिव के लिए देख रहे हैं, अगर वही मॉलिक्यूलर मास के लिए लगाएंगे तो रिवर्स हो जाना है फॉर्मूला। क्यों रिवर्स होगा? क्योंकि कॉलिगेटिव और मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो नॉर्मल वैल्यू कॉलिगेटिव की डिनोमिनेटर में आ रही है वो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर चली जाएगी। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? I इज इक्वल्स टू नॉर्मल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया और ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो न्यूमेरिकल में या तो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करके न्यूमेरिकल दिया जाएगा या हमें मॉलिक्यूलर मास से। यहां पर आप लोग इसे नोट करो, इसका एक और फॉर्मूला बनता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। पहले आप ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, वेंट ऑफ की शुरुआत जो होती है वो सल्यूट के ब्रेक होने से होती है। सल्यूट के ब्रेक होने से जितनी चीजों पर उसका इफेक्ट आता है वो सारे चीजों का फॉर्मूला हमने लिख लिया। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उसका फॉर्मूला लिख लिया, मॉलिक्यूलर मास चेंज होता है वो भी लिख लिया। अब एग्जैक्टली सल्यूट डिसोसिएट होता है तो उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने का थर्ड फॉर्मूला और कब कौन सा लगेगा मैं आपको बता दूंगा। बहुत सिंपल है। थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ solute particles after association या dissociation upon
number of solute particles before association or dissociation. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस बिफोर अपॉन आफ्टर अपॉन बिफोर है और कुछ भी नहीं है। क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे हम लोग देख लें, सबसे पहले ये हमारे पास आ गया थर्ड फॉर्मूला, और कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बहुत इजी है, हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। यहां पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोगों को बोला गया कि NaCl एक सल्यूट है और वो हम ले रहे हैं वाटर में। बस इतना ही बोला जाएगा कि NaCl KCl सल्यूट है, वाटर में ले रहा है। अब तुम्हें याद कर लेना है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस मीडियम में लोगे तो ऑब्वियस ही बात है डिसोसिएट होगा। NaCl डिसोसिएट होकर क्या देगा, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। इट इज वेरी सिंपल। तो यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालता हूं, क्या आएगी, कितने आयन इसके हैं आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद हैं इसके 2 पार्टिकल्स या 2 आयन, अपॉन डिसोसिएशन से पहले NaCl कितना है, फॉर्मूले से पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब NaCl 1 है, तो बिफोर NaCl जो है वो 1 है। फाइनली वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, तो वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 2। 2 कैसे आया, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है हर बार, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कितने पार्टिकल्स प्रोडक्ट में है डिवाइडेड बाय कितने पार्टिकल्स रिएक्टेंट में। इट इज वेरी सिंपल। वन मोर एग्जांपल, अगर हम लोग BaCl2 लें तो ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस मीडियम में ले लूंगा तो मुझे याद रखना है कि यहां वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा, BaCl2 ब्रेक होकर देगा Ba+2 प्लस 2Cl नेगेटिव, तो वेंट ऑफ फैक्टर I क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने आयन है, प्रोडक्ट में बेरियम का 1 आयन, क्लोरीन के 2 आयन, टोटल देखेंगे तो नंबर ऑफ आयंस 3 हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में BaCl2 से पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, तो फाइनल आंसर आ गया 3। इट मींस वेंट ऑफ फैक्टर BaCl2 के लिए कितना है, 3। क्या ये क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एसिडिक एसिड CH3COOH, अगर मैं एसिडिक एसिड को बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करता हूं, एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड को जब भी नॉन एक्वस मीडियम में वाटर के अलावा कहीं भी रखोगे डाइमेराइज हो जाएगा। डाइमेराइज मतलब ये हो जाने वाला है डबल, क्योंकि मुझे बैलेंस करके दिखाना है तो यहां मुझे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे 2 एसिटिक एसिड हो रहा है ना। अब जब मैं I निकालूंगा तो I क्या आता है, I हमेशा होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने हैं एसिटिक एसिड, यहां पे फॉर्मूले से पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब ये 1 है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के फॉर्मूले से पहले 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनली I की वैल्यू आ गई 0.5। तो आप लोगों को I की जरूरत पड़ने वाली है न्यूमेरिकल्स में, ध्यान रखना उन न्यूमेरिकल्स में कहीं लिखा नहीं होगा कि डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन। आपको हिंट दिया जाएगा कि आपको NaCl लिया है वाटर में, तो वहां आपको समझ लेना है कि इसका डिसोसिएशन होगा, और जब डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो तो I निकालना जरूरी है। ये रिलेशन न्यूमेरिकल में काम आता है। कहां काम आता है मैं आगे बता रहा हूं, फिलहाल नोट कर लो आप लोग। बहुत बड़ा हिंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और ध्यान से आप लोग देखना क्या हिंट है ये। इन केस ऑफ एसोसिएशन, कब एसोसिएशन होता है पता है, अगर ऑर्गेनिक एसिड हो वो भी नॉन एक्वस में, और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कब होता है ये भी पता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे एक्वस मीडियम में। In case of association or dissociation, Van't Hoff factor is used
to calculate colligative properties। अगर सल्यूट पार्टिकल, अगर आपको न्यूमेरिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ गया और वहां पे आप देख रहे हो कि यार ये सल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस फॉर्मूले में, कॉलिगेटिव के फॉर्मूले में आई का यूज करना, वेंट हॉफ फैक्टर का कैसे यूज करना मैं आपको बता रहा हूं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अगर सल्यूट पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है तो वहां पर आप लोग डेल टी बी के फॉर्मूले में आई का मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके फॉर्मूला कंप्लीट होगा और न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। और ध्यान रखना 12th सेंट्रल बोर्ड में ऐसे न्यूमेरिकल बहुत कॉमन है, क्वेश्चन बनता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे कोई न्यूमेरिकल आता है और आप देखते हो कि वहां पे सल्यूट पार्टिकल एसोसिएट होने वाली कंडीशन में है या डिसोसिएट। एसोसिएट कब होता है? तो एसोसिएट होता है जब ऑर्गेनिक एसिड नॉन एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करा जाए। डिसोसिएट कब होता है? जब इलेक्ट्रोलाइट NaCl, KCl या अदर इलेक्ट्रोलाइट एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करा जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन हमें यहां पर आई लेना पड़ेगा। और आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता रहा हूं। एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वन मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और यहां पे आई एक्स बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। और जनरली यहां पर आई कैसे निकालोगे आप लोग? यहां पर आई वही फॉर्मूले से निकालोगे, वही प्रोडक्ट के आयन अपॉन रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो नॉर्मली आई यहां पर आप लोग ऐसे निकालोगे, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में बोला गया है, एक न्यूमेरिकल दिया और न्यूमेरिकल में बोला गया कि हमारे पास NaCl है, व्हाटएवर XYZ कुछ भी उसका एक ग्राम दे दिया। NaCl को हमने वाटर में लिया, तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि NaCl वाटर में लेंगे, डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन पर NaCl कितने आयन देता है? 2। तो यहां पे I की वैल्यू हो जाएगी 2। सिंपल है। और वो 2 वैल्यू उठा के आप रख देना जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल हो। तो ध्यान रहे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे I का यूज करा जाता है। 12th सेंट्रल बोर्ड में इस पे क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है। इसे नोट कर लो, हिंट करके, IMP करके। तो यहां पर हमारा फर्स्ट हिंट कंप्लीट होता है। आप बिल्कुल परेशान मत होना, हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बस ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स ही करना है। सेकंड हिंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सेकंड हिंट ये है, इन नॉर्मल स्टेट ऑफ सल्यूट, अगर सल्यूट नॉर्मल स्टेट में है तो आई वहां पर 1 होगा, गारंटीड 1 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चेंज नहीं आएगा। इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट, अगर सल्यूट डिसोसिएट हो रहा है तो गारंटीड ये बात कंफर्म है कि आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, भले ही वो 1.1 हो, 1.5 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन आई विल बी ग्रेटर देन 1। एंड इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सल्यूट आई विल बी लेस देन 1, आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। तो ये हमारा एक और हिंट हो गया। ये हिंट भी आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, आप लोग प्रॉपर इसे नोट करो। तो फाइनली हमारा वेंट ऑफ फैक्टर कंप्लीट होता है। अभी मुझे आप लोगों को एक 5 मिनट का या 10 मिनट का एक टॉपिक है जो न्यूमेरिकल के साथ करवाना है। तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसपे वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, साथ में करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। इसके साथ
हमारा ये यूनिट हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन करवाऊंगा, वेंट ऑफ फैक्टर पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग इस यूनिट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल टाइम बहुत लेट हो गया, इट्स 3 AM, तो फाइनली अभी मैं वीडियो को यहीं पैकअप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें, अपने कमेंट करते रहें, क्वेरी है तो बताते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।